हेलो जी। तो आज के दूसरे वीडियो में हम बात कर लेते हैं एक और पीएसयू सेक्टर की कंपनी के बारे में। पीएसयू बैंक ही है। बैंक का नाम बताने जाएं तो बैंक का नाम है कैनरा बैंक। तो हम कैनरा बैंक के बारे में आज बेसिकली बात करने वाले हैं कि इसने Q1 में कैसा रिजल्ट दिया, और अब जब हमें देश का सबसे बड़ा लोन बुक साइज वाली कंपनी के बारे में पता चल ही चुका है कि एसबीआई का कैसा रिजल्ट आया, उसने कितनी ग्रोथ दिखाई, तो उससे इसको भी कंपेयर करेंगे। एक तो पीएसयू टू पीएसयू भी कंपैरिजन करेंगे, एक बैंक टू बैंक भी कंपैरिजन होगा। तो एकदम परफेक्ट टाइम है कोई भी पीएसयू बैंक को उठा के कंपेयर करने के लिए। तो अब हम आ जाते हैं कैनरा बैंक के ऊपर। तो अगर कैनरा बैंक की बात करें, मार्केट कैप से शुरुआत कर लेते हैं। तो मार्केट कैप में हमें पता चलेगा 95,300 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। तो मतलब ठीक ठाक साइज का बैंक है ना। अब देख लेते हैं इसमें इसमें लोन बुक ग्रोथ कितना है, डिपॉजिट ग्रोथ कितना है, आगे की क्या अगर कोई मैनेजमेंट गाइडेंस देके चल रहा है वो क्या है, और एसेट क्वालिटी किस तरीके से चल रही है। उससे पहले एक और चीज समझ लेते हैं कि पहले हर पीएसयू की तरह इनके पास भी पहले बहुत बड़ा एक कॉर्पोरेट बुक हुआ करता था, और उसमें बहुत ही गंदगी मची हुई थी। वहां पर ग्रॉस एनपीए नंबर लगभग लगभग 6-7% के आसपास चला गया था। वहां से इसको ठीक करते हुए लेके आ रहे हैं। अगर आप एफ वाई 23 की बात करोगे, FY 23 में ग्रॉस एनपीए का लगभग लगभग 6% के आसपास का था। तो बाकी हर पीएसयू बैंक की तरह इनकी भी एसेट क्वालिटी पहले बहुत खराब हुआ करती थी। अब उसको धीरे धीरे सुधारते हुए ये लेके आ रहे हैं। अब हम लोन बुक ग्रोथ के ऊपर आ जाते हैं। अगर लोन बुक ग्रोथ की बात करें तो 9.86% का लोन बुक ग्रोथ आया। तो यहाँ पर हमारा एनालिसिस हो गया खत्म कि कैनरा बैंक में क्या हो रहा है, उसमें हमने एनालिसिस कर दी खत्म। क्योंकि जो सबसे बड़ा बेस वाला कंपनी है एसबीआई, जिसकी करीबन 38 लाख करोड़ रुपीस के आसपास की लोन बुक है, वो ग्रो कर रहा है 15.5% पे। और आपका आपका बैंक जिसका कोई अभी कोई साइज ही नहीं है, एज कम्पेयर टू एसबीआई बात करें, कुछ 9-10 लाख करोड़ रुपए की आपकी लोन बुक है। उसमें उसमें आप ग्रो कर रहे हो ऑलमोस्ट 10% से भी कम पे। तो फिर आप में ही कमी है, आप ही कुछ गलत कर रहे हो, तो फिर मैं आपके ऊपर पैसा क्यों लगाऊंगा। एक्चुअली तो यहाँ पर हमें कैनरा बैंक का एनालिसिस बंद कर देना चाहिए, बट फिर भी हम आगे देख लेते हैं आगे क्या क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, या कंपनी करना क्या चाह रही है, बाकी और दूसरे सेगमेंट्स में कंपनी ने क्या क्या किया उस बारे में भी थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं। अगर हम अगर हम डिपॉजिट ग्रोथ रेट की बात करें तो डिपॉजिट ग्रोथ रेट आया 12% का। तो इसका मतलब लोन बुक की ग्रोथ रेट से डिपॉजिट की ग्रोथ रेट ज्यादा है, तो एक अच्छी बात है। बट आपकी कोई लोन बुक ग्रोथ रेट ही नहीं है, 10% का ग्रोथ रेट है, तो उससे ज्यादा होने से कोई बहुत ज्यादा मतलब कोई बहुत तगड़ी बात भी नहीं कर दी कि भाई आप 30% की लोन बुक ग्रोथ दिखा रहे हो और आपका 32% की रेट ऑफ डिपॉजिट है। तो मतलब कोई ठीक है। अच्छा है कि अच्छा है इस मेट्रिक पे, अगर हम मेट्रिक पे देखने जाएं कि भाई लोन बुक ग्रोथ से ज्यादा आपकी डिपॉजिट ग्रोथ होनी चाहिए, उस मैट्रिक पे तो खड़ा उतरता है। बट 12% डिपॉजिट ग्रोथ भी कोई बहुत बढ़िया ग्रोथ है नहीं। अगर हम पैट की बात करें तो पैट बढ़ा 10% ऑन अ वाई वाई लेवल। अब इनका भी हर 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 बड़े बैंक की तरह या हर पीएसयू बैंक की तरह एक एक डोमेस्टिक डिवीजन है और एक ओवरसीज वाला डिवीजन है। ओवरसीज वाला कुछ 5-6% ऑफ द टोटल एयूएम ही है। तो मतलब कुछ बहुत ज्यादा ओवरसीज वाले बिजनेस में हो नहीं रहा है, और बहुत छोटा पोर्शन ही है। मतलब अगर आप ये समझो 94-95% डोमेस्टिक से ही आ रहा है, तो जो डोमेस्टिक की ग्रोथ रेट होगी वो एज गुड एज इक्विवेलेंट होगी आपकी आपकी ओवरऑल बैंक की ग्रोथ रेट पे। अगर हम बात करें, ओवरसीज वाली बुक बढ़ी 23% से ऑन अ वाई वाई लेवल, वहीं डोमेस्टिक बुक बढ़ा 9.17% से ऑन अ वाई वाई लेवल। तो अब उसका बेस छोटा है, इसलिए पेस ऑफ ग्रोथ ज्यादा दिख रहा है। बट इतने ज्यादा पेस ऑफ ग्रोथ के बाद भी वो ओवरऑल कंपनी के बैलेंस शीट पे या कंपनी के ओवरऑल लोन ग्रोथ पे तो कोई फर्क ही नहीं डाल पाया। आपकी डोमेस्टिक बुक बढ़ी थी 9.17% से, और ओवरऑल लोन बुक बढ़ी कुछ 9.8% से। जबकि आपकी जो ओवरसीज वाली बुक है वहां पर तो 23-24% की ग्रोथ आ रही थी। तो कोई इस बात का सेंस नहीं बनता कि हमारी ओवरसीज वाली बुक बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि वो ओवरऑल लोन बुक का कुछ 3-4% के आसपास ही तो है, 5% है, 6% है। उससे उससे आपकी ओवरऑल लोन बुक की ग्रोथ में कुछ बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। अगर लोन बुक सेगमेंटेशन समझने की कोशिश करें तो 45% आता है अभी भी कॉर्पोरेट सेक्टर से, 16% आता है रिटेल से, 14% है एमएसएमई लोन्स, और 25% है एग्री लोन्स। अगर हम रिटेल सेगमेंट की बात करें तो रिटेल सेगमेंट में ग्रोथ देखने को मिली हमें 24% की ऑन अ वाई वाई लेवल। एग्री ग्रू किया 8% ऑन अ वाई वाई लेवल, और एमएसएमई ग्रू किया 7% ऑन अ वाई वाई लेवल। अगर कॉर्पोरेट लोन बुक की बात करें तो कॉर्पोरेट लोन बुक की ग्रोथ थी 6.87% ऑन अ वाई वाई लेवल। मतलब क्या ही कर रहे हो आप, क्या ही कर रहे हो। चलो ठीक है, एक एक इसमें अगर आपको इसमें घुस घुस के पॉजिटिव ही निकालना हुआ, तो आप पॉजिटिव में ये कह सकते हो कि जो आपका रैम वाला सेगमेंट है, रैम क्या हो गया, रिटेल एग्री और एमएसएमई, वो वाला ज्यादा पेस पे ग्रो कर रहा है एज कम्पेयर टू आपका
आपका कॉर्पोरेट वाला। अगर रिटेल में ग्रोथ देखी जाए तो रिटेल में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट थी 24% की, तो एक अच्छी चीज मान सकते हो। बट फिर भी आपके ओवरऑल लोन बुक पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। आपका रिटेल सेगमेंट कब धीरे धीरे बड़ा होगा, उसका पोर्शन कब पूरी लोन बुक में बढ़ेगा। अभी वो 16% है, कब वो 25, 40, 50% होगा। तो मतलब कोई सेंस नहीं है इन सारी चीजों का, है ना। अगर फिर भी हम देखें उसके बाद भी नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ा इनका इनका 5.7% से ऑन अ वाई वाई लेवल, और डी ग्रू कर गया 4.5% से ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का बढ़ा बाय 0.1% ऑन अ वाई वाई लेवल। पॉइंट वन मतलब 1% का भी इंक्रीज नहीं आ रहा ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, मतलब एज गुड एज फ्लैट, है ना। और बढ़ा 3% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट बढ़ा 10.5% ऑन अ वाई वाई लेवल एंड 4% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। आप थोड़ी सी एसेट क्वालिटी की भी बात कर लेते हैं, एसेट क्वालिटी किस तरफ जा रही है। अगर एसेट क्वालिटी की बात करें तो एसेट क्वालिटी क्वार्टर ऑन वाई वाई लेवल दोनों तरफ से इंप्रूव कर रही है, और पिछले काफी समय से इंप्रूव करती जा रही है, जैसे हम बाकी पीएसयू बैंक्स में भी देख रहे हैं। तो यहाँ पर भी एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रहा है। इनका ग्रॉस एनपीए इंप्रूव हो गया 4.23% से टू 4.14% ऑन क्वार्टर लेवल, और इंप्रूव कर गया फ्रॉम 5.15% टू 4.14% ऑन अ वाई वाई लेवल। सेम केस विद नेट एनपीए भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाई वाई लेवल पे इंप्रूव किया। और अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल की बात करूं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल इंप्रूव किया फ्रॉम 1.27% टू 1.24%, है ना। और इन्होंने अपना पीसीआर भी अच्छा मेंटेन कर रखा है। पीसीआर क्या हो गया, अपना प्रोविजन कवरेज रेशो। और पीसीआर को भी धीरे धीरे बढ़ा बढ़ा के ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 90% ले आए, 89.2% के आसपास ले आए। तो पीसीआर के अच्छा मेंटेन करके चल रहे हैं। तो बस जितने भी आप पीएसयू बैंक्स देखोगे, ज्यादातर के केस में यही है कि हम अपनी एसेट क्वालिटी सुधारे जा रहे हैं, हम अपनी सिर्फ एसेट क्वालिटी सुधार रहे हैं। हमने पुराना पाप किया हुआ था, अब वो पाप हट रहा है, हमारी एसेट क्वालिटी सुधर रही है, इसलिए आपको हमारी प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। आप देखो आप पीएनबी उठा लो या और कोई दूसरा पीएसयू उठा लो, एक बैंक ऑफ महाराष्ट्र में शायद फिर भी लोन बुक ग्रोथ रेट था, बट उसके अलावा मेरे को याद नहीं आ रहा किसी पीएसयू बैंक में कोई बहुत धमाकेदार ग्रोथ रेट रहा हो। एसबीआई में हम मान लेते हैं कि भाई एसबीआई में 15-16% के आसपास का ग्रोथ था, बट बाकी सारे के सारे पीएसयू बैंक 15% से कम रेट पे ग्रो कर रहे हैं। और जब आपको देश का सबसे बड़ा पीएसयू बैंक गवर्नमेंट बैंक बैंक मिल रहा है 15% ग्रोथ करता हुआ, तो आप इन छोटी कंपनियों के पास जा क्यों रहे हो जो सिर्फ 10-11% का ग्रोथ दिखा रही है। पीएनबी तो कुछ समय पहले तक तो 7-8% का ग्रोथ दिखा रहा था। तो आपको जो भी अभी इनमें कमाई हो रही है वो सिर्फ इस वजह से हो रही है क्योंकि इनकी एसेट क्वालिटी इंप्रूव करती जा रही है, और एसेट क्वालिटी इंप्रूव होने की वजह से इनका पैट पैट में प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। सिर्फ इसी वजह से ही चल रहे थे, इनकी कोई लोन बुक ग्रोथ से नहीं रना पा रहा था इनके इनके स्टॉक प्राइसेस में। अगर हम अगर हम जैसे हमने एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट की बात करी, तो हम देखें प्रोविजंस का क्या हाल रहा। अगर प्रोविजन देखें तो प्रोविजन डाउन है 9% से ऑन वाई वाई लेवल, और थोड़े से बड़े हैं 2.2% ऑन क्वार्टर लेवल। अब आपने जब प्रोविजन ही घटा दिया, मतलब आपको कम प्रोविजन करना पड़ा, इसका मतलब आपको क्या दिख रहा है कि भाई आपकी एसेट क्वालिटी सही हो रही है, आपकी एसेट क्वालिटी सुधर रही है, आपकी एसेट क्वालिटी में आगे चल के कोई दिक्कत आती हुई आपको दिख नहीं रही है, इसीलिए उस लोन के अगेंस्ट आप कम प्रोवाइड करके रख रहे हो। तो कम प्रोवाइड करके रखोगे तो आपके प्रोविजन कम होंगे। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जैसे हमने पीछे देखा फ्लैट रहा वाई वाई लेवल पे, बट उसके बाद भी 10% का पार्ट कैसे आ गया, क्योंकि आपके प्रोविजन कम हो गए। पिछले साल आपको उसी उतने ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए सपोज 100 रुपए का प्रोविजन रखना पड़ रहा था, बट इस बार आपको उतने ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए आपको सिर्फ 50 रुपए का प्रोविजन रखना पड़ रहा है। तो जो एडिशनल आपके पास 50 रुपए बचा वो आपको पैट में दिखा, इसकी वजह से वो पैट का 10-10.5% का ग्रोथ आया, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो फ्लैट था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 0.1% का ग्रोथ था वाई वाई लेवल पे। तो हमें समझ में आ रहा है कि ये पैट दिख कैसे रहा है। ये पैट इस तरीके से दिख रहा है क्योंकि हमारे प्रोविजंस कम होते जा रहे हैं, जैसे 9% डाउन है वाई वाई लेवल पे, इसी वजह से हमें पैट में ग्रोथ देखने को मिली। अगर इसी तरीके से हम देखें इनकी क्रेडिट कॉस्ट क्या है, क्रेडिट कॉस्ट भी एक तरीके से प्रोविजन देखने का एक तरीका ही आप ऐसे समझ लो। क्रेडिट कॉस्ट को हम कैसे कैसे डिफाइन करेंगे, क्रेडिट कॉस्ट इज प्रोविजन अपॉन टोटल लोन डिस्पर्स। अगर अगर आपके प्रोविजन कम हो रहा है, मतलब न्यूमरेटर कम हो रहा है, और अगर आपका बेस 10% से बढ़ रहा है, मतलब कोई 10% कोई ग्रोथ नहीं, बट फिर भी अगर हम सिर्फ 10% से बढ़ा हुआ बेस माने, तो डिनोमिनेटर तो बढ़ गया और न्यूमरेटर कम हो गया, तो ओवरऑल रेशो आपका कम दिखेगा। तो वही हमें दिख रहा है यहाँ पर क्रेडिट कॉस्ट भी हमारी 20 बेसिस पॉइंट से गिर गई है ऑन अ वाई वाई लेवल, और अब गिर के रह गई है सिर्फ 0.9% के आसपास की। अगर आरओए की बात करें तो आरओए में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, बट मतलब रत्ती भर का इंप्रूवमेंट है, कुछ कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं है।
अगर आरओए की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे बढ़ के 1% से 1.05% हो गया, मतलब पूरे पूरे 5 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट आया। मतलब क्या महान काम किया इन्होंने 5 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट लाके, है ना। और अगर वही निम्स की बात करें तो निम्स रिड्यूस हो गए हैं बाय 15 बेसिस पॉइंट्स और अब है 2.9% पे। अब ये क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि सब देखो हर जगह कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ऊपर जा रहा है, तो इनका भी कॉस्ट ऑफ फंड्स ऊपर गया। कॉस्ट ऑफ फंड्स जब ऊपर जा रहा है और यील्ड आपकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल के नीचे आई है, तो आपका क्या होगा? निम्स में कंप्रेशन देखने को मिलेगा। क्यों भाई? आप बेसिकली समझो, अगर अपन सिंपल सिंपल टर्म से मोटा मोटी समझे, ये फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला अलग है। फिर भी अपन मोटी बुद्धि से समझने की कोशिश करें कि आपके निम्स कैसे हैं। निम्स हैं भाई डिफरेंस डिफरेंस कि आपने कितना कितना यील्ड दिया, मतलब कितने यील्ड पे लोन दिया वर्सेस आपको कितने कितने इंटरेस्ट रेट पे फंड मिला, है ना। और डिवाइडेड बाय, अगर फॉर्मूला भी देखें तो डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। तो निम्स का फॉर्मूला हमने क्या सीखा? जितने रेट पे आपने लोन दिया, सपोज आपने 100 रुपए को 10% की इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया, तो आपका आपका जो इंटरेस्ट इनकम है, जो इंटरेस्ट इनकम है उस लोन से, वो है 10 रुपए की। तो 10 रुपीज माइनस माइनस करेंगे कितनी रेट पे आपने 100 रुपए उठाए थे। सपोज आपने 100 रुपए उठाए थे 4% पे, तो माइनस उसमें आपको 4 रुपीज का पेमेंट करना पड़ेगा। तो 10 - 4 6। और टोटल एसेट्स हमारे कितने हैं? टोटल एसेट है हमारे हमारा 100 रुपए का। तो इस तरीके से कैलकुलेट होता है निम। तो अगर आप बेसिकली समझो, जो ऊपर न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में कहानी कंप्रेशन का हो रहा है कि आपकी यील्ड तो आ रही है नीचे की तरफ और आपकी डिपॉजिट रेट जा रही है ऊपर की तरफ, आपकी कॉस्ट ऑफ फंड जा रहे हैं ऊपर की तरफ, तो आपका निम्स में हमें कंप्रेशन देखने को मिलेगा। तो वही हमें यहाँ पर भी देखने को मिला। अगर हम फिर फाइनली बात कर लेते हैं, फाइनली एसेट क्वालिटी की बात करके इसको खत्म करते हैं, क्योंकि इन कंपनियों में एसेट क्वालिटी से ज्यादा बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। कोई ग्रोथ तो दिखा नहीं रहे, कोई गाइडेंस भी नहीं दे रहे, कोई ऐसा कोई चमत्कार करने की भी कोशिश नहीं कर रहे, तो सिर्फ इनकी एसेट क्वालिटी की बात करो और छोड़ दो। अगर स्लिपेजेस की बात करें तो स्लिपेजेस भी डाउन है वाई वाई और क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे। और जो एसएमए बकेट्स की बात करें तो एसएमए बकेट्स भी इंप्रूव कर रही है। तो ऑल इन ऑल जितने भी आप पीएसयू बैंक से उठा के देखोगे, 90% में आपको एक ही चीज देखने को मिलेगी कि भाई ये सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी दिखा रहे हैं अपनी एसेट क्वालिटी इंप्रूव कर करके, अपना ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, स्लिपेजेस इंप्रूव कर करके, अपने प्रोविजन कम कर करके अपने पैट में ग्रोथ लेके आ रहे हैं। इनकी कोई भी लोन बुक ग्रोथ नहीं है। एक आधा पीएसयू छोड़ दें तो किसी में भी लोन बुक ग्रोथ आ ही नहीं रहा है, आ ही नहीं रहा है। और आपको पैसा बनेगा आपका आपका लोन बुक ग्रोथ लाके, क्योंकि क्योंकि एसेट क्वालिटी तो एक बार एक पॉइंट पे आके पैट में इंप्रूवमेंट लाना बंद कर देगी। अब सपोज इनकी एसेट क्वालिटी एकदम प्रिस्टीन हो जाती है, इनका ग्रॉस एनपीए लेवल 2% से नीचे आ जाता है और नेट एनपीए लेवल 1% से नीचे आ जाता है। फिर अब आप क्या करोगे? अब आप प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ से लाओगे? अब तो आपका प्रोविजन घटा घटा के आप पैट में ग्रोथ ला नहीं सकते। तो इनकी इनकी शेल्फ लाइफ उतने तक ही है जब तक इनकी एसेट क्वालिटी इंप्रूव कर रही है, और इंप्रूव करके स्टेबलाइज नहीं हो रही। एक बार स्टेबलाइज हो गई तो फिर तो आपको ईपीएस ग्रोथ लाना पड़ेगा आपको अपनी लोन बुक ग्रोथ से ही, और लोन बुक ग्रोथ इनके पास है ही नहीं। तो इन सब के बारे में ज्यादा पढ़ने से कुछ होगा नहीं। इनको आप सीधा सीधा कंपेयर करो। कोई भी ऐसा बैंक है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एचडीएफसी बैंक से के जो एवरेज ग्रोथ रेट है उससे कम ग्रो कर रहा है, तो इसका मतलब वो काम खराब कर रहा है, उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई उसमें मैनेजमेंट फिर भी गाइडेंस देता है, हमें पढ़ना सबको है जिससे हमें पूरी इंडस्ट्री का आइडिया लगे कि कौन कौन सा प्लेयर क्या कर रहा है और नया क्या हो रहा है। हमें बस ये देखना है क्या कहीं मैनेजमेंट ने कोई नया गाइडेंस दिया है, क्या मैनेजमेंट कोई नया अपना प्रोसीजर्स लेके आ रहे हैं जिसकी वजह से कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा बैंक के अंदर, या फिर ये अपना एटलीस्ट कोशिश भी कर रहे हैं क्या कि अपनी ग्रोथ रेट एसबीआई और एचडीएफसी के एवरेज से ऊपर लेके जाए, मतलब इंडस्ट्री एवरेज से ऊपर लेके जाने की कोशिश भी कर रहे हैं क्या। बस यहाँ तक ही इनकी कहानी थी। चलिए अभी कैनरा बैंक के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आगे चल के 3 4 बैंक और कवर हम कर ही लेंगे, आज ही के वीडियो में कर लेंगे। एक आधा दूसरे सेक्टर की कंपनियां उठा लेंगे और उसके बारे में आपको वीडियो बना के वीडियो मिल ही जाए। चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।